चलिए लेट्स स्टार्ट। अब हमारा लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था कि किस तरह से अगर हमारे पास एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहे तो इंटीग्रेशन की मदद से आप चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग ने इसके मल्टीपल एग्जांपल्स भी देखे। अब हमारा आज का काम है इवैल्यूएशन ऑफ एक्सेलरेशन यूजिंग ग्राफ। ओके, जैसे कि आप जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है ना, एज वी नो कि आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आप dv अपॉन dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी जैसा कि जो डेरिवेटिव होता है वो इक्विवेलेंट टू क्या होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। यानी जो चीज़ डेरिवेटिव से निकाली जा सकती है वो ग्राफ के स्लोप से भी निकाली जा सकती है। तो यानी अगर मेरे पास वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, किसका वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, उसका अगर मैं स्लोप निकाल पाऊँ तो मैं क्या निकाल पाऊंगा, एक्सेलरेशन। आई क्या बात समझ में आपको? जैसे फॉर एन एग्जांपल कि मैं कहता हूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज एज शोन इन फिगर। Calculate acceleration in various parts। तो भैया देखो, अब हमारे पास एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया रहेगा और हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, एक्सेलरेशन इन वेरियस पार्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ग्राफ जो दिया हुआ है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 5, 10, क्या हो गया, और सॉरी इट्स 15 नॉट 10, और ये हो गया आपका 20। ओके, और ये वेलोसिटी आएगा इन मीटर पर सेकेंड और ये टाइम आएगा इन सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हमको ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है और हमसे कहा गया है कि आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब मैं बोलूँगा यहाँ पर मुझे कितने कर्व्स नज़र आ रहे हैं, तो पूरा एक साथ, मगर वो कितने पार्ट्स में नज़र आ रहा है, 2 पार्ट में, एक ऊपर जाता हुआ कर्व है और एक नीचे आता हुआ। इफ़ यू रिमेंबर ये पॉजिटिव स्लोप है और ये नेगेटिव स्लोप है ना। तो मैं इसको ऐसे 2 पार्ट्स में कैलकुलेट करूंगा कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब 0 से 5 सेकंड्स तक एक्सेलरेशन क्या था और 5 सेकंड से 15 सेकंड्स तक एक्सेलरेशन क्या था, क्योंकि यहाँ पर बदलाव आ गया है ना। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो चलो बहुत आसान है। मैं फॉर एग्जाम्पल इस एंगल को अल्फ़ा बोल देता हूँ और इस एंगल को बीटा बोल देता हूँ। तो मैं जब कैलकुलेट करने जाऊंगा तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन फॉर 0 to 5 सेकेंड्स इज, तो एक्सेलरेशन फॉर 0 to 5 सेकेंड्स, 0 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड्स तक आपका एक्सेलरेशन क्या होगा वो देखिए। तो भैया ठीक है, एक्सेलरेशन चलो उसको A1 से दे देते हैं अपन नाम, तो tan ऑफ अल्फ़ा है ना। याद होगा स्लोप को अपन कैसे निकाल सकते हैं, tan थीटा के फॉर्मूले से। तो tan ऑफ अल्फ़ा, अब अल्फ़ा का ऑपोजिट साइड क्या है, ये कितना है 20 और ये कितना होगा 5। तो फिर मैं कहूँगा कि भैया ये हो जाएगा, आपका ऑपोजिट साइड है 20 और एडजेसेंट साइड क्या है 5, दैट इज इक्वल्स टू 4। तो मैं यहाँ लिखूँगा A1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में आपको? और फिर उसके बाद मैं कहूँगा रिटार्डेशन। अरे सर आपको कैसे पता चला कि ये रिटार्डेशन होने वाला है, कोई बताएगा मुझे? हाँ, नेगेटिव स्लोप से। फॉर 5 to 15 सेकेंड्स, 5 सेकेंड से लेकर 15 सेकेंड के बीच में क्या रिटार्डेशन हुआ? यहाँ पर स्पीड लगातार कम हो रही है ना, टाइम आगे बढ़ रहा मगर स्पीड लगातार क्या हो रही, कम हो रही। देखो एक एक मैं अगर प्लॉट करते जाऊंगा तो क्या होगा, टाइम तो आगे बढ़ेगा,
मगर ये वैल्यू स्पीड की क्या होगी, कम होते जाएंगे, मतलब ये क्या है, रिटार्डेशन। अब वेरी सिंपल है कि याद रखना, अगर कोई स्लोप ऐसा ऊपर जा रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो वो क्या है, एक्सेलरेशन है। अगर कोई स्लोप नीचे जा रहा तो रिटार्डेशन है, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा रिटार्डेशन फॉर 5 to 15 सेकेंड। चलो ठीक है, तो बोले इसका बीटा का ऑपोजिट साइड क्या आएगा, तो बोले 20, एडजेसेंट साइड क्या आएगा 15, 10 है ना, यहाँ से यहाँ 15 है, इसमें से क्या 5 बचा, कितना 10 है कि नहीं। तो मैं बोलूँगा भैया देखो अब एक्सेलरेशन सेकेंड फेज का, तो बोले वो 10 ऑफ बीटा हो जाएगा, जो कि ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड 20, एडजेसेंट साइड 10। तो भैया माइनस में लिखो आप, -10 बीटा लिखना चाहिए, तो वो हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में आपको। तो ये हमारा एक्सेलरेशन निकालना यूजिंग ग्राफ। करो, लिखो फटाफट। अभी रुको, तुम लेटा है। अमजद कितने, जल्दी भेजो। Be fast.
लास्ट टाइम के लेक्चर का कवर करना है अपने को। क्या लगता है वो जो मैंने दिया है उसमें कौन सा हिस्सा क्या रिप्रेजेंट करता है? हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पर O to A अगर मैं कहूँगा तो O to A ये आपका एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है, A to B यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करता है, और B to C रिटार्डेशन रिप्रेजेंट करता है। हो गया। अब अगला इवैल्यूएशन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यूजिंग ग्राफ। लिखना हो गया बेटा सभी का उधर का? 1 मिनट दे रहा हूं मैं, अभी रुको, लेटा है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चेंज इन डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, और फिर आप चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? ए इन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय dt। ओके, और अगर मान लो आपको एक्सेलरेशन जो है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो आप इंटीग्रेशन की मदद से क्या कर सकते हैं बेटा? चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो भैया हमारे को अगर मान लो आपका एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा, कोई ना कोई टाइम इंटरवल दिया होगा आपको, तो आप क्या कर सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि असल में क्या होगा? डेल्टा वी, और ये T1 टू T2 ये f ऑफ t dt। अब चलो ये तो पिछली बार भी देख चुके हम लोग, मगर इससे रिलेट क्या करना चाहता हूँ मैं इससे ये रिलेट करना चाहता हूँ कि देखो इंटीग्रेशन आप जान, जैसे कि डेरिवेटिव होता है इक्विवेलेंट टू द स्लोप ऑफ द ग्राफ। डेरिवेटिव किसके इक्विवेलेंट होता है? स्लोप ऑफ द ग्राफ। इंटीग्रेशन किसके इक्विवेलेंट है? एरिया अंडर द कर्व। मतलब अगर आप एक्सेलरेशन और टाइम के मल्टीपल का इंटीग्रेशन लेते हैं तो उससे क्या मिलता है? चेंज इन वेलोसिटी, है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर मैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व लूंगा तो उससे भी मुझे क्या मिलता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो मैं यहां लिख सकता हूं इज इक्वल टू एरिया अंडर द वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन टाइम कर्व, है ना। इट इज इक्वल टू एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम कर्व, है ना। अब इस चीज को लेकर चलो अपन स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिख लो इधर। अमजद भेजो जरा।
चलो जल्दी। दरवाजा प्रॉपर बंद करो। बस बस, सभी लोग सुन लो बेटा, है ना। टाइम क्या है क्लास का? 7:45, है ना। सिर्फ 10 मिनट का विंडो दे रहा हूं मैं आप सभी को, है ना। उसके बाद मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा, ये खेल नहीं लगा के रखना आधा घंटा लेट आने का, है ना। 10 मिनट का विंडो है, आपको उसी टाइम पे आना है। बदनी the acceleration time graph of a particle moving in a straight line is as shown in figure. The acceleration time graph of a particle moving in a straight line is as shown in figure. तो क्या बताया गया भैया? तो इस तरह का ग्राफ है, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम। एक्सेलरेशन जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, टाइम जो है सेकंड्स में है। और ये क्या आएगा? -5। कैलकुलेट द वेलोसिटी at the end of 10 seconds if initial velocity was 0। कैलकुलेट करो velocity at the end of the 10 second if initial velocity was 0। जेई के स्टूडेंट्स को कितने? 2 है ना, 3 है। जेई के स्टूडेंट्स को एक अलग मैं सेशन लेकर इसके कुछ अलग एग्जांपल्स और कराऊंगा, है ना, जो थोड़े से और हाई रेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। नीट वालों को बिल्कुल उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट जेई वालों को उसकी ज़रूरत है ना। हाँ, अगर नीट का कोई बच्चा अपने आप को और थोड़ा सा माइंड को थोड़ा बढ़ाने के लिए, नॉलेज को वो करना चाहता है अटेंड वो लेक्चर को, तो वो कर सकता है ना। बट जेई वालों को वो कंपलसरी है, नीट वालों को वो ऑप्शनल है। 3 लोग हैं ना, नबील,
सोहम। और आप बेटा, आपका नाम? रिजवान। उसमें कैसा रहता है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की मदद से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना रहता है। मतलब क्या? पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की मदद से आपको वैल्यूज़ मिलेंगी वेलोसिटीज़ की, उससे फिर आप ग्राफ स्केच करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, फिर उससे वापस से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, है ना। और भी ज़्यादा खेल रहते हैं, मज़ेदार खेल होते हैं, है ना। तो उसमें भी जैसे कि इवन इनके कहा जाएगा, कुछ MCQs में भी जो कहा जाएगा बहुत ज़्यादा हाई रेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड रहते हैं, है ना। तो वो सारे क्वेश्चंस इनको मेरे को अलग से कराना पड़ेगा, तो मैं कराऊंगा। बाकी जैसा कि इनको अगर आप लोग भी करना चाहे तो कर सकते हो इस पर। बस बोले काफ़ी है सर, बस इतने काफ़ी है। चलिए हुआ। द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज एज शोन इन फिगर। Calculate the velocity at the end of 10 seconds if initial velocity was 0. तो देखो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है और आपको वेलोसिटी निकालने के लिए कहा गया है, और आपको मालूम है बहुत अच्छे से कि वो कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एरिया अंडर द कर्व। अब जैसे कि ये कर्व का एरिया आप देखेंगे कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप का है, ये भी रेक्टेंगुलर शेप का है। तो सबसे पहले जब मैं सॉल्यूशन में जाऊंगा तो लिखूंगा कि डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा। तो बोले भैया ये एरिया अंडर द कर्व ये वाला जो कि कितना होगा A1 कितना होगा, लेंथ कितने का इसका 10 का, और ब्रेथ कितने का इसका 5 का, दैट इज इक्वल्स टू 50 यूनिट्स। और ये कितना है बेटा एरिया A2, इसका लेंथ कितने का बेटा 5 का, इसका ब्रेथ कितने का है -5 का, तो -25 यूनिट्स। तो चेंज इन वेलोसिटी फिर मैं कहूँगा कितना आएगा, तो आप कहेंगे A1 प्लस A2 यानी कि 50 प्लस -25, है ना। ये याद रखना कि ये V2 माइनस V1 है ना, और वो हो जाएगा फिर 25, और जैसे कि V1 कितना बोला हुआ है 0 बोला हुआ है, तो 25 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? लिख लो। बातें नहीं। अमजद फोन चाहिए तुम्हारा? व्हाट्सएप ओपन करके देना। डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ूंगा नहीं मैं। Acceleration a time t graph of a particle, सिबगत खाएगा, तू और तू दोनों खाएंगे बेटा। of a particle moving, इसमें डाल देना अभी। in a straight line
is as shown in figure. At time t equals to 0, the velocity of particle is 10 meter per second. At time t equals to 0, the velocity of particle is 10 meter per second. What is the velocity at t equals to 8 seconds? First option 2 meter per second. Second option 4 meter per second. Third option 10 meter per second. And the fourth option 12 meter per second. लीजिए जनाब, जज़ाकल्लाह। अरे ले, मेन चीज़ तो भूल ही गया उसमें, डायग्राम वापस ला, ओपन कर दे। तो यहाँ आपको एक्सेलरेशन जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर्स में है, और फिर उसके बाद ये जो टाइम जो कि सेकंड्स में दिया हुआ है। आपको डिविजन्स ऐसे दिए गए हैं 2, 4, 6, 8। ये है 2 और ये है -2, -4, -6। ठीक है, तो 2 से लेकर 6 तक के पहले एक स्ट्रेट लाइन है, फिर उसके बाद ये पॉइंट तक एक और स्ट्रेट लाइन है। ऑल ओके, ऑल ओके। 2 से लेकर 6 तक बराबर। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है क्या? चेंज इन वेलोसिटी, नॉट चेंज इन वेलोसिटी, जस्ट वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 8 सेकेंड्स। चलिए हो जाइए शुरू, देखते हैं कौन बताता है कैलकुलेट करके। मालूम है आपको कैसे करना है? एरिया अंडर द कर्व लो, शुरू हो। एरिया अंडर द कर्व लो, वो आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है, इसकी वैल्यू डाल दो उसमें।
ट्राइंगल बन रहे दोनों भी, तो ट्राइंगल का एरिया क्या रहता, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, लगा दो, है ना। जैसा कि ये एक ट्राइंगल बना और ये एक ट्राइंगल बना, है ना। तो जैसे कि मैं कहूँगा ये वाले ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, 6 आ रहा है ना ये, तो हाफ ऑफ बेस कितने का है, 6 का, और हाइट कितने का है, 2 का, तो फिर ये आ जा रहा 6 यूनिट्स, और ये कितना आ रहा, -6 आ रहा, ठीक है ना। तो ये A2 जो होगा हाफ ऑफ बेस कितने का आ रहा, ये 2 का, और हाइट कितने का आ रहा, -6 का, तो -6 यूनिट्स, सही है ना, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है कि चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V कितना होगा, A1 + A2, यानी कि V2 - V1 = 6 + -6, ये तो हो जाएगा 0, तो V2 = क्या हो जाएगा, V1, और V1 की वैल्यू कितनी दी गई थी अपने को, 10 मीटर/सेकेंड, है ना। ये देखो एट द टाइम t = 0 द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर/सेकेंड, तो ये आएगा आपका 10 मीटर/सेकेंड। कौन सा ऑप्शन आ रहा, सी ऑप्शन। नबी नरेंद्र मेरे को लगा उधर का लाइट का है वो। चलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बढ़ते फिर हम लोग। काइनेमैटिकल इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखो आपको टाइटल में ही नजर आ रहा है काइनेमैटिकल इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब भैया यहां जो काइनेमैटिकल इक्वेशन लागू है किस पे लागू है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे लागू है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे लागू नहीं है। ये बात ध्यान में रखना। चलो एक एक करके हम तीनों भी काइनेमेटिकल इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। 3 की बजाय मैं कहूँगा 4। 3 तो बेसिक है, चौथा उस पर से बनाया गया है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो, और सारा खेल आपका उन्हीं इक्वेशंस पे होता है। और ऐसा नहीं कि इसी चैप्टर में एक इसका खेल है, आप आगे बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज देखेंगे। देखो जैसे कि आप जानते हैं, एज वी नो, for a uniformly accelerated motion, अगर कोई चीज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है तो आप एवरेज एक्सेलरेशन को इस फॉर्मूले से देते हैं, और वो फॉर्मूला क्या रहता है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। याद आया कुछ?
है ना, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। मैं नॉमेनक्लेचर्स एनसीईआरटी के यूज कर रहा हूं अभी, है ना। जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग सॉल्व करते वक्त ज़्यादातर मैं u लिखता हूं, मेरे को आदत है कि इनिशियल वेलोसिटी को u लिखने की, और कई सारी पुरानी किताबों में लिखा जाता था। मगर यहाँ पर जैसे कि एनसीईआरटी में उसी इनिशियल वेलोसिटी को v0 बोला गया है और फाइनल वेलोसिटी को v बोला गया है ना। तो यहाँ पर लेट t1 इक्वल्स टू 0, मतलब शुरुआत का टाइम क्या होगा 0, और t2 इज इक्वल्स टू आप t से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद v1 को मैं v0 से रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब जब टाइम 0 सेकंड्स हो रहा था तब उसकी वेलोसिटी, और v2 को मैं v से रिप्रेजेंट करूंगा। जब मैं ये फॉर्मूला देता हूं तो आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? तो जब मैंने ये वैल्यूज दिया, नॉट फॉर्मूला, जब मैंने ये वैल्यूज दिया तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? a इज इक्वल्स टू v माइनस v0 अपॉन t माइनस 0, इजंट इट? t को उधर भेज दो तो आप लिखेंगे v माइनस v0 इज इक्वल्स टू a इंटू टी, है ना। फिर मैं v0 को इधर भेजूंगा, v इक्वल्स टू v0 प्लस a इंटू टी। ये मेरे पास बन के तैयार हो गई पहली काइनेमेटिकल इक्वेशन, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन बन के तैयार हो गई, v इक्वल्स टू v0 प्लस ए टी, है ना। आप इसको v इक्वल्स टू u प्लस ए टी भी बोलते हैं, जहां पर u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी और v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। स्कूल टाइम में आपने शायद से इसको वैसे ही देखा होगा, u करके देखा होगा, है ना। अब एनसीईआरटी में उसी को v0 बोला हुआ है कि नहीं, मतलब एक ही है। अगर आप इसको u लिख कर भी सॉल्व कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ठीक है, चलो अब ये तो इक्वेशन आ गई। अब ऐसा है कि जब मैंने गौर से इस इक्वेशन को देखा और मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर सकता हूं, कैसे? v इक्वल्स टू ए टी प्लस v0। तो मैं इसे जब रिलेट करके देखता हूं तो वो मुझे याद दिलाता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की। और आपको शायद याद हो, मैंने ये एग्जांपल लेकर इसी ग्राफ का बताया था मैंने आपको, है ना। इस इक्वेशन का ग्राफ बताया था मैंने, और यही इसी एग्जांपल को लेके बताया था, सिर्फ v0 की जगह मैंने u का इस्तेमाल किया था। फिर सवाल उठता है कि भैया ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ इसका कैसे बनेगा? तो पहले देखो, सबसे पहले जैसे कि यहां y और वैसे x वेरिएबल होता था, यानी बदल सकने वाला चीज, यहां पर कौन सा वेरिएबल है? ये वेलोसिटी और टाइम t। इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होता है और एक्सेलरेशन भी क्या है बेटा? कांस्टेंट है। अब ऐसा है कि मैं यहां ग्राफ प्लॉट करने वाला हूं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, है ना। जब t की वैल्यू 0 होगी, जब t की वैल्यू 0 होगी, v की वैल्यू क्या होगी? v0। मान लो t की जगह तू 0 डाल दे, v की वैल्यू क्या हो जाएगी? v0। मतलब t की वैल्यू जब 0 होगी मगर v की वैल्यू v0 होगी, v की वैल्यू क्या हो जाएगी? v0। फिर उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं अगला पार्ट, जैसे कि mx वैसी at। आपको याद आना चाहिए y इक्वल्स टू mx आपको कैसा ग्राफ देता है? स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं। तो ये भी क्या देगा? स्ट्रेट लाइन देगा जो v0 से ऊपर की तरफ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अच्छा कि v वर्सेस t का जो ग्राफ है वो इस तरह से आता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। तो मैं यहां लिख देता हूं, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स relation between velocity and time for uniformly accelerated motion, for uniformly accelerated motion when its इनिशियल वेलोसिटी, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 इज नॉट इक्वल टू 0, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर
नहीं है, तब की है वो, है ना। तो बोले उससे क्या फ़ायदा हमारा, ज़बरदस्त फ़ायदा है। बोले कैसे कि देखो भाई, अब याद करो अभी इतना अपन ने सॉल्व करते हुए, जब आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ देता था, उसका स्लोप लेकर आप वेलोसिटी निकालते थे। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ लेते रहता था, उसका स्लोप लेकर आप एक्सेलरेशन निकालते थे। देखो क्रोनोलॉजी को समझो, है ना। आपको क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। स्लोप लेकर क्या निकलेगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, स्लोप लेकर क्या निकलता था, एक्सेलरेशन। अब जब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया रहता था, जो कि अभी थोड़ी देर पहले था, उसका एरिया अंडर द कर्व लेकर आप क्या निकालते थे, चेंज इन वेलोसिटी। और थोड़े दिन पहले जो था कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया रहा, तो उसका एरिया अंडर द कर्व लेकर अपन ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकाले हुए, है कि नहीं। तो अब ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, आया ना, है ना। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, सबको नजर आ रहा है, ये v है और ये t है। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, अगर मैंने इसका एरिया निकाल लिया अंडर द कर्व, तो ये मुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो मैं क्या करता हूं कि चलो ठीक है, ये पोर्शन को पहले लेता हूं मैं, कि देखो ये ट्रायंगल बन रहा है और ये एक रेक्टेंगल, नीचे एक रेक्टेंगल बन रहा है। मान लो ये टाइम आपका t है, कोई मुझे बताएगा कि ये पोर्शन की वैल्यू कितनी होगी। अगर यहां से लेकर यहां तक थोड़ा इमेजिन कर लो, v है, हाँ v माइनस v0। जैसे कि देखो, अगर आप देखेंगे यहां से यहां तक क्या है बेटा, जब टाइम t हो रहा था तो ये वेलोसिटी कितनी थी, v। यहां से यहां तक कितना है, v, और यहां से यहां तक कितना है, v0। तो मैं बोलूंगा इतना पोर्शन कितना है, तो v में से ये v0 को माइनस करो, तो आप लिखेंगे इट इज v माइनस v0। बोले बिल्कुल बात सही है, ठीक है। अब आगे फिर मैं पूछूंगा ये कितना पोर्शन है, तो बोले ये तो आपका टाइम t है। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व। आप कर्व के नीचे का एरिया निकाल लो, वो आ जाएगा। तो फिर मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, ये क्या है, बोले ट्रायंगल शेप है। ट्रायंगल शेप का एरिया क्या आता है, हाफ ऑफ बेस। बेस कितने का है, t का, और हाइट कितने का है, v माइनस v0 का। तो वो कितना आया, हाफ ऑफ t v माइनस v0 प्लस, अब ये वाला एरिया भी निकालना पड़ेगा मुझे, जो कि रेक्टेंगल शेप का नजर आ रहा है। अच्छा मैं बोलूंगा फिर ये यहां से लेकर यहां तक कितना है, तो बोले वो तो v0 है ना, और ये v0 इंटू टी। तो फिर आप लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा आपका v0 इंटू टी, है ना। चलो बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिखूंगा, v0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ v माइनस v0 इंटू टी। अब देखो यहां पे v माइनस v0 क्या है, 80 है, तो क्यों ना इस v माइनस v0 की जगह 80 डाल दो। तो फिर डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल्स टू, फिर क्या हो जाएगा, v0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a इंटू टी मल्टीप्लाई बाय t, है कि नहीं। अब a क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। ये हमारा दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन है ना, v0 इंटू टी हाफ ऑफ a t स्क्वायर, है कि नहीं। आपने इसको s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर के नाम पे सुना होगा। s भी बोल सकते, x भी बोल सकते, मगर जनरली x जब हम बोलते हैं तो ये सिंबलाइज होता है कि आप प्रॉपर्ली x एक्सिस की बात कर रहे हैं, और जब आप सिर्फ s करके बोलते हैं तो कोई भी एक्सिस हो सकती है, x y z, वो इवन यहाँ तक कि 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, यानी उसके अंदर x और y दोनों भी आ सकते हैं। देखो x क्या है, मुझे पहले ये बात बता दो, फिर से बोलो x क्या है, मेरे को फिर से बोलो क्या है x, डिस्प्लेसमेंट है पक्का। और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इसी इक्वेशन को थोड़ा आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक काम करो आप पहले नोट कर लो, कम से कम उतना नोट करो, अभी का सिर्फ इतना पोर्शन नोट करो।
सिर्फ इतना पोर्शन नोट करो अभी का। इतना पोर्शन हुआ, इतना पोर्शन सभी का हो गया। तो जैसे कि मैं बताना चाह रहा था कि वो x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो बेटा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू v0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, जहां पर x1 क्या है, ये है इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ये क्या है, इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल है। और x2 क्या है बेटा, फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल है ना, इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल। और जब ये x1 उधर जाएगा तो यही फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, देयरफॉर x2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस v0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। तो ये भी काइनेमेटिकल इक्वेशन ही है, बस यहां पर क्या है, पोजीशंस की बात की गई है। मान लो किसने आपको बोला कि भैया हमारे पास एक पार्टिकल है, उसका इनिशियल पोजीशन ये था और उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये थी, इतने इतने टाइम के लिए वो एक्सेलरेटेड मोशन में था और वो एक्सेलरेशन उसका इतना इतना था। मतलब तुमको x1 v0 t a सब दिया हुआ है और तुमसे पूछा है कि भैया फाइनल पोजीशन क्या होगी, ये बताइए आप, फाइनल पोजीशन क्या होगी, तो ये बताइए आप। तो भैया ये x2 निकालना था आपको। तो वही इसी तरह से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कई लोगों को ये मालूम ही नहीं होता है कि ये फॉर्म इस तरह से लिखा जा सकता है करके, है कि नहीं। और इसी चीज को, यही फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे, ऑल्सो इट कैन बी written as x of t2 is equals to x of t1 plus v of t1 into t plus half of a, या फिर t के जगह आता है t2 माइनस t1 प्लस हाफ ऑफ a t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। मॉड्यूल में आप देखेंगे एक इस तरह का क्वेश्चन मौजूद है ना। और यहाँ इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन ऐसी देख के लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या है, कुछ नहीं है, यही है वो। बोले नहीं सर, यहाँ तो बहुत कुछ नज़र आ रहा। अरे देख, T1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टाइम या इनिशियल टाइम बोल सकते हैं। T2 का मतलब क्या होता है, फाइनल टाइम। अच्छा, फाइनल टाइम में से जब मैं इनिशियल टाइम को माइनस करूँगा, फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को मैं माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पूरा ड्यूरेशन हो जाएगा या फिर टाइम हो जाएगा पूरी जर्नी का, है ना। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ से मोशन स्टार्ट करता हूँ और जब यहाँ से क्रॉस होगा तुम वहाँ से मेरी जर्नी को स्टडी करो कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, मेरा फाइनल वो सब क्या था, यहाँ से स्टार्ट करो। अब मैं जब यहाँ से शुरुआत किया तो टाइम हो चुका था 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 2 3 4, और यह जब यहाँ पहुँचा तो कुल मिला के हो चुके 6 सेकेंड। तुमने स्टडी कब से स्टार्ट किया मेरे पर, 2 सेकेंड से, नहीं 0 से नहीं, 2 सेकेंड से स्टार्ट की। मैंने क्या बोला था कि यहाँ से सब कुछ कैलकुलेट होगा, है ना। ये यहाँ से मैंने बोला, यहाँ टाइम कितना हो रहा था, 2 सेकेंड हो रहा था। और यहाँ जब मैं पहुँचा तो टाइम कितना हो रहा था,
6 सेकेंड्स हो रहा था, है ना। मैंने कहा कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी फलाना फलाना, मेरा एक्सेलरेशन फलाना फलाना, है ना। अब मुझे एक बात बता, मैं बोलूँगा मेरी जर्नी का टाइम क्या था, मेरी जर्नी का टाइम कितना था, 4 सेकेंड, क्योंकि वहाँ शुरू करा कितने से, 2 से, है ना, और ख़त्म 6 पे किया, तो पूरी जर्नी का टाइम 4 सेकेंड। तुमने कैसे निकाले 4 सेकेंड, 6 में से 2 को माइनस कर डाले आपने, है कि नहीं। अब वही खेल यहां पर हो रहा कि देखो जर्नी का टाइम, ये जो t है उसको कैसे बोला उसने, t2 माइनस t1। ये जो t है इसको बोला उसने t2 माइनस t1। दूसरा फिर ये क्या है बोले, ये बोल रहा है x यानी पोजीशन जब टाइम t2 हो रहा होगा, यानी फाइनल पोजीशन। ये क्या कह रहा है, x पोजीशन जब टाइम t1 हो रहा होगा। अब ये क्या कह रहा, वेलोसिटी जब टाइम t1 हो रहा होगा। आया समझ में आपको, है कि नहीं। और एक्सेलरेशन तो लगातार सेम है, हाँ ये t जैसे बताया मैंने अभी t2 माइनस t1 होता है, और एक्सेलरेशन लगातार सेम होता है इसीलिए a। फिर उसके बाद फिर से टाइम t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। तो आपको अगर आया तो ये डायरेक्ट ऐसा प्रेजेंट करके आएगा फॉर्मूला कि भैया पहचानो इनमें से कौन सा काइनेमेटिक या यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता इक्वेशन। तो कई लोग ये देखकर बोलते हैं अरे ये तो अपन इक्वेशन पढ़ी ही नहीं, ऐसी कुछ चीज़ ये नहीं करता हूँ, बोले मारो टिक, है कि नहीं। इतना लंबा छोड़ा थोड़ी पढ़ाए थे सर ने, है कि नहीं, ये बात ध्यान में रखना। और अगेन इसको सिर्फ एक्स बोलकर नहीं देगा वो, कभी कभार उसको पोजीशन वेक्टर करके भी देता है ना। जैसे कि वो बोलेगा वेक्टर आर t2, वेक्टर आर t1 प्लस ये तो वेक्टर v t1 t2 माइनस t1 प्लस हाफ ऑफ वेक्टर a t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। आया समझ में भैया, इतना डिटेल में नहीं बताएगा कोई पूरी गहराई में जा के एक एक क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो जो पॉसिबिलिटीज़ है ना। बाकी जब तुम मॉड्यूल में झाँक कर देखो तो तुमको ऐसा ना लगे कि ये क्या है, कौन सी दुनिया में आ गए अपन, है ना। यू शुड बी कैपेबल ऑफ सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन, है ना। मेरा टारगेट है, मुझे चाहिए 180 आउट ऑफ 180, मेरे को वो चाहिए, और उसके लिए मैं मेहनत करूंगा और आपसे भी करवा के लूंगा, समझे। लोग ना इंशाल्लाह, ऊपर वाला तो चाहता ही है। चलो लिखो फटाफट। लास्ट टाइम 2 बच्चों के, एक के 107 103 मार्क आए, है ना, फिजिक्स में। मैंने नहीं करा डिस्प्ले। कई लोगों ने बोले अरे 100 के ऊपर आ गए ना, करो डिस्प्ले। हैट, मैंने बोला फालतू मार्क्स आए, मतलब बिल्कुल नहीं, है ना। जोएबा करके और एक आतिफ, तो मैंने नहीं, बोला ये इतने कम मार्क्स में डिस्प्ले नहीं करता। मतलब 150 मतलब 130 मेरा लिए आखिरी बाउंड्री है। उसकी ये कब नीचे आया तो मैंने बोला मैं नहीं करूँगा, 120 के नीचे आया तो मैं नहीं करूँगा, 120 के ऊपर आया तो करूँगा डिस्प्ले। और थोड़ा खुश हो जाऊँगा मैं अगर वो 150 के ऊपर आया तो, है ना। अल्टीमेट मेरा सेटिस्फैक्शन जब ये रहेगा कि वो 170 180 के बीच में आया और भाई 180 ला लिया तो बस फिर ला सकते, बिल्कुल ला सकते भाई, बहुत आसान है। मुझे मालूम है पूरी चीज़ उसके लिए करना क्या पड़ता, बस आप लोग को साथ देना है उसके लिए, और कुछ नहीं। जो जो बोलूँ वो चीज़ें हर टाइम अपने करके रखना तो हो जाएगा इजीली। डीपीपी कल मिलेगी इसकी, एक्सेलरेटेड मोशन की। काइनेमेटिकल इक्वेशन अलग से दूंगा मैं। सबसे पहले डीपीपीस अच्छे से, दूसरा मॉड्यूल बहुत अच्छे से। मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिपीट होते हैं उसमें। पिछली बार 60% का अराउंड आ चुके हैं इसके अंदर क्वेश्चन एज इट इज मॉड्यूल के। हाँ, तो वो मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुमने प्रिंट करा है? हाँ, कराना, उसमें प्रैक्टिस चालू कर दो। मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और तीसरा आपका टेस्ट पेपर्स। ये 3 चीज़ों को पूरा पहले, सबसे पहला स्टेप आपका ये 3 चीज़ होना चाहिए। ये 3 चीज़ें हो गई, फिर बाद में कोई दूसरी किताब उठाओ, है ना, क्योंकि ये पहले स्टेप्स है आपके। और मेरा टारगेट है कि इंशाल्लाह ये हफ्ते आपको संडे को मोशन स्ट्रेट लाइन पे टेस्ट दे दूँ मैं पूरा। तो आपको पूरा अच्छे से लगातार प्रिपेयर करके चलना है, क्योंकि कुछ ज़्यादा नहीं। आप काइनेमेटिकल इक्वेशन पहुँचे, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी, और फिर उसके बाद रिलेटिव मोशन, चैप्टर ख़त्म।
है ना। और यहाँ मैं जो बोल रहा कि आपको एग्जैक्ट 7:45 आना है, मुझे 1.5 घंटा एग्जैक्ट पढ़ाना है उसको, 10 मिनट मेरे को टाइम पास नहीं होना ये सब चीज़ों में, है ना। सब लोगों ने आ जाना, नहीं तो उसमें फिर ये दरवाज़ा खोलो उसके लिए इसके लिए। क्या हो गया? कोई मुझे ये वाली इक्वेशन v = v0 + 80 उसको इस फॉर्म में लिख के दिखाओ। v = v0 + 80 कैसे लिखेंगे? v = v0 + 80 को कैसे लिखूंगा मैं? इस तरह से v = v0 + 80, ये है ना ऐसा, v = v0 + 80। इस तरह से मैं कैसे लिखूंगा उसको? स्केलर फॉर्म भी चलता, वेक्टर फॉर्म भी चलता। क्या आपने ऐसा लिखा v(t2) v(t1) + a t2 - t1? अगर आपने ऐसा लिखा है तो बिल्कुल सही जवाब है। कितने लोगों ने लिखा एग्जैक्ट ऐसी? नहीं जमा? वेरी गुड। v(t2) जब टाइम t2 हो रहा होगा वेलोसिटी, v(t1) जब टाइम t1 होगा तब की वेलोसिटी, और ड्यूरेशन को तो आप मालूम है t2 - t1 लिखते हैं। लिख कर रख लो कहीं साइड में, और उसी के नीचे लिख के रख लो ऑल्सो करके, ऐसे लिख दो कंपेयर करके। क्या चीज़? हाफ ऑफ टी कहाँ पे? ये अच्छा कैसे निकालेंगे? एक मिनट रुक। हाँ वो क्या को लिखेंगे इससे? लास्ट वाला नहीं, ये टी है ना फॉर्मूले में, वो देखो ना, वो वाला फॉर्मूला देखो ना, v = v0 + 80। टी को तो सिर्फ t2 - t1 लिखते हैं ना अपन ने। टी क्या है? ड्यूरेशन, वहाँ से वहाँ आने का। तो जब वहाँ था मैं, जैसे मान लो आपकी घड़ी में, जब आप बालापुर थे तो आपकी घड़ी में 12 बज रहे थे, अकोला पहुँचे तो 12:30 हो रहे थे, तो आप क्या करते? कितना टाइम लगा? तो 12:30 में से 12 को माइनस करते, है ना, t2 - t1, फिर पता चलता 30 मिनट्स। कितनी बार जा चुके बोले अपन, है ना। चलो इधर ध्यान दो। फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इधर ध्यान दे रहे भाई, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को के लिए एवरेज वेलोसिटी कैन बी, देखो दरवाजा, रिप्रेजेंटेड एज, कोई पकड़े गया बेटा? कौन है? चलो आजा, रहने दे, अगर कोई है तो रहने दो, बोलना, दरवाजा बंद कर। हाँ बस ऐसा दो ढकेल दे बस दरवाजे को। हाँ तो देख, फॉर ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एवरेज वेलोसिटी को आप कैसे लिख सकते हैं? तो एवरेज वेलोसिटी को आप ऐसा लिख सकते हैं,
एवरेज वेलोसिटी, जिसको आप वी बार करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मगर एवरेज ही लिखो अभी का फिलहाल, तो वो लिख सकते हैं v प्लस वी जीरो अपॉन टू, v प्लस वी जीरो अपॉन टू। जैसा मैं बोलूँगा, अगर ठीक है भाई, मान लो मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था, शुरुआत में मेरी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, लगातार मेरी स्पीड बढ़ते जा रही, थोड़ी देर के बाद मेरी स्पीड हो चुकी है 60 किलोमीटर पर आवर, तो मैं कहूँगा यहाँ से वहाँ पहुँचने तक मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या थी? तो आप बोलेंगे अच्छा अभी निकाल के बताते हैं। शुरुआत में 20, बाद में 40, तो 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आपकी एवरेज स्पीड की थी 30 किलोमीटर पर आवर। एंड रिमेंबर वन थिंग, बड़े गौर से सुनना, इस तरह से एवरेज वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ही निकाला जा सकता है ना, कि आप इनिशियल और फाइनल को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर रहे। अगर मैं मान लो कि मैं पहले 20 की स्पीड से चला रहा था, फिर वापस से 40 किया, फिर एकदम से 60 किया, फिर उसके बाद वापस 20 पर आया, वापस से 60 किया, फिर बाद में एकदम 30 पर आया, फिर आखिर में जब पहुंचा तो 60 थी। और अगर किसी ने पूछा कि भाई बताओ अब एवरेज वेलोसिटी क्या है, आपने बोले शुरू कहाँ कितने पे किए थे? 20 पर, खत्म कितने पे किए? 60 पर। तो बोले 20 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि 10 बार मैंने क्या करा? स्पीड चेंज किया। ऐसा नहीं चलेगा। आपको एकदम एक तो ऊपर जाना, मतलब स्पीड को बढ़ाना है, या एकदम कम करना है। आई बात समझ में आपको? तभी आप ये एवरेज वेलोसिटी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलो ठीक है, मान लिया। चलो इस बात, क्या कर रहे हैं अब से फिर? बाप रे, मगर तुम बहुत धीरे समझ रहे ना। सबका लिखना हो जा रहा क्या कचा? देखो इधर, फिर हम लोग जानते हैं सिंस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। बोले ये कहाँ आया? अरे भैया, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़े थे ना, तो उसमें एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं पढ़े थे आपने? तो भैया डिस्प्लेसमेंट को एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा? v प्लस वी जीरो डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय। अब देखो, थोड़ी देर पहले की बात है, इसी जगह पे एक चीज लिखा हुआ था, v माइनस वी जीरो अपॉन टी इज इक्वल्स टू ए। ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ था ना, v माइनस वी जीरो अपॉन टी इक्वल्स टू ए। अगर a को इधर ला लूं और t को इधर लेके चले जाऊं, तो क्या लिखेंगे? v माइनस वी जीरो अपॉन ए इक्वल्स टू टी। तो क्यों ना उस t की जगह v माइनस वी जीरो अपॉन ए लिखूं मैं। तो फिर ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, v माइनस वी जीरो अपॉन ए। अब देखो बेटा, यहां पे ये v प्लस वी जीरो, ये v माइनस वी जीरो। शायद आपको इन दोनों को साथ में देखकर एक फॉर्मूला याद आया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ याद आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं आप? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो मैं यहां लिखूंगा देयरफॉर x इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस वी जीरो का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए। चलो फिर इसको उधर लेके चले जाओ, तो v स्क्वायर प्लस वी जीरो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर? 2ax। कुछ तो गड़बड़ हुआ। अरे ये माइनस है ना रे भाई। हाँ मैं वही तो बोलूँ कैसा आ रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। नहीं समझा? अरे नहीं समझा। ये ए प्लस बी ए माइनस बी होता ना, ये पढ़े होंगे ना कभी ना कभी, कान में पढ़ा होगा, नजरों से गुजरा होगा। तो बस फिर अब ये जो है, मैंने जैसा ये था इस तरह से, तो इसको मैंने इस तरह से लिखा। ये माइनस होना ना, सॉरी, हाँ ये माइनस होना था। तो ठीक है, अब क्या करो, इस वी जीरो स्क्वायर को उधर भेज दो। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस वी जीरो का स्क्वायर, दैट इज प्लस ट्वाइस ऑफ ए एक्स। तो ये मेरे पास आ गई
तीसरी काइनेमेटिकल इक्वेशन। अब कुल मिला के 3 देख चुका हूं बेसिक वाले। एक है v इक्वल्स टू वी जीरो प्लस ए टी, एक है x इज इक्वल्स टू वी जीरो इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी जीरो स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स। तुम चाहे तो पुराने तरीके से भी हो सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तुम चाहे तो बिल्कुल ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया क्या कशा? फिर एक आखिरी फॉर्म काइनेमेटिकल इक्वेशन का, पहले ये लिख लो पूरा, फिर आखिरी फॉर्म बता देता हूं मैं, क्योंकि मुझे पूरा अटेंशन चाहिए आपको उसके लिए। लिखना हो गया सभी का? 2 मिनट दे रहा हूं बस। ये वो रीजन है जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशन। मॉड्यूल में भी आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी पार्ट पे नजर आएंगे। किसकी थी ये? चलो हुआ? अब समझिए, गौर से ध्यान दीजिए इधर। आपको 2 टर्मिनोलॉजीज के बीच का फर्क समझना है। डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला आया था पिछली बार, कहां था वो? हमारे पास एक फॉर्मूला आया था डिस्प्लेसमेंट का, x इज इक्वल्स टू वी जीरो इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, जिसको बाद में आपने ऐसा बदले थे। ये गौर से देखो, ये है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड्स, अब टाइम को मैंने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया? टी के फॉर्म में। अगर मैं बोलूं कि नहीं, मैं टाइम को एन के फॉर्म में, कई बार बोलते हैं 4 सेकेंड 5 सेकेंड, उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्टेंस इन एन सेकेंड्स, तो v जीरो इंटू एन प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर होगा। वही है टाइम, वही है, टी की जगह उसको क्या बोला हुआ है? एन से बोला हुआ है। अब डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड्स, टी सेकेंड्स, और डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, इसमें फर्क है। डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स, एंड डिस्प्लेसमेंट इन nth या बोलो टीएथ बोलो सेकेंड, उसमें फर्क आता है। टीएच लग गया ना अगर ऊपर, उसमें फर्क आ जाता है। बोले कैसा? एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं मैं। मार्कर कहां गए रे? मान लो हमारा एक पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में,
यानी लगातार स्पीड बढ़ा रहा है। ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो देखो भैया सिचुएशन को समझो। अब हीरोइन खतरे में है ना, और हमारा साउथ इंडियन हीरो है कि नहीं, फुल भागते हुए जा रहा है। अब ऐसा है कि भाई उसका मोशन लगातार एक्सेलरेटेड मोशन है, म्हणजे काय, स्पीड लगातार बढ़ते जा रही। पहले 1 सेकेंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि x1। दूसरे 1 सेकेंड में, ये 1 सेकेंड है ना यहां से यहां तक, मगर कौन से नंबर का, दूसरे नंबर का। तो बोले दूसरे के 1 सेकेंड में उसने यहां तक डिस्टेंस कवर किया। तीसरे 1 सेकेंड में, तीसरा 1 सेकेंड कहां से कहां आएगा, यहां से यहां तक का, तो डिस्टेंस उसने यहां से यहां कवर किया। और चौथे 1 सेकेंड में उसने यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर किया, है कि नहीं। उसका एक्सेलरेटेड मोशन था, है ना, फ्लैश आ गया था उसके आंख में, है कि नहीं। अब ऐसा है बेटा, अगर मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन में तुम मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स, तो उसका मतलब हो रहा है ये पूरे 4 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, मैं जनरली इसको ब्रैकेट में बताता हूं ऐसा कि ये जो है x(4) अगर ऐसा लिख रहा हूं तो ये पूरे 4 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो, है ना। और अगर वो बोलता है डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड, तो इसका मीनिंग होता है चौथे नंबर का 1 सेकेंड जो था उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी ये वाला। समझ में आया क्या? फिर से बोलता हूं, है ना, हमारा हीरो क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन में, यानी लगातार उसकी स्पीड बढ़ रही। तो तुमको क्या लगता है हर 1 सेकंड में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा क्या? नहीं, स्पीड बढ़ रही है ना, तो डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो पहले शुरुआत में जब उसके हाथ पैर टूटे हुए थे, है ना, पिक्चर में बताता ना, फिर बाद में उसको हीरोइन ने चिल्लाया तो उसकी स्पीड बढ़ गई, है कि नहीं। फिर उसके अम्मा बाबा ने चिल्लाया तो और भी ज़्यादा बढ़ गई, है कि नहीं। फिर सामने से विलन नजर आया, उनको गोली मारते हुए, गोली स्लो मोशन में जा रही, और उसकी तो स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, है ना, है कि नहीं। अब हाँ, ये जो देखो तुमको ये नजर आ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट नजर आ रहा। ये खास बात ये है कि ये सारे डिस्प्लेसमेंट 1-1 सेकंड के हैं, है ना, मगर बढ़ते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हीरो एक्सेलरेटेड मोशन में है। बात समझ में आएगी ना। तो मैं बोलूंगा, मैंने तुमसे सवाल किया कि हीरो का डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड में कितना है, हीरो का डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड में कितना है। तो इसका मतलब ये हुआ शुरू से लेकर आखिर तक 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया उसने, है ना। पता चला 10 किलोमीटर। इमेजिन करने में क्या जा रहा, अरे भाई साउथ इंडिया में पॉसिबल है ये, है कि नहीं। तो पता चला कि 10 किलोमीटर 4 सेकंड में उसने कितना, 10 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया उसने, है कि नहीं। और अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि चौथे सेकंड में यानी कि 4th सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो वो क्या होगा, उसका मीनिंग कि वो चौथे नंबर का जो 1 सेकंड था ना, ये पहला 1 सेकंड, ये दूसरा 1 सेकंड, ये तीसरा 1 सेकंड, चौथे नंबर का 1 सेकंड, उसमें उसका डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है। आई के बात समझ में? हाँ, है ना। तो जब भी आप ये फर्क जानो, जब मैं कह रहा हूं कि डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स या t सेकेंड्स, इसका मतलब हो रहा है कि शुरू से लेकर आखिर तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, शुरू से लेकर आखिर तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। और अगर मैं कहता हूं डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, तो जिस सेकेंड की आप बात कर रहे हैं, जैसे मान लो दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी nth सेकेंड था, उस 1 सेकेंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। यानी जैसे ये पहला 1 सेकेंड, ये दूसरा 1 सेकेंड, ये तीसरा 1 सेकेंड, ये चौथा 1 सेकेंड, तो चौथे 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, वो होता है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। आई के बात में? अब डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? कुछ नहीं भाई,
हमको बहुत इजी होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड को कैलकुलेट करना, वो है x ऑफ n प्लस 1 माइनस एक्स ऑफ n। बोले ये कैसा? x ऑफ n प्लस 1 माइनस एक्स ऑफ n, यानी मान लो कि कोई भी x ऑफ n प्लस 1 नहीं, x ऑफ n माइनस x ऑफ n माइनस x ऑफ n माइनस 1, ये होना चाहिए, है ना। x ऑफ n माइनस x ऑफ n माइनस 1। टाइम क्या हो पहले बताओ? 7 हो गए, 9:20 हो रहे क्या? मैं अभी डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा, इसका कल थोड़ा हल्का से, ये 2 मिनट का डिस्क्रिप्शन मैं कल बता दूंगा। तो इसका जो फॉर्मूला आता है डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड का, u प्लस a बाई 2 ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 आता है। u प्लस a बाई 2 ट्वाइस ऑफ n माइनस 1। आइए बात समझ में? तो ये हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशन का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth अगर कहीं पे भी लिखा है 4th सेकेंड, 5th सेकेंड, 6th सेकेंड, तो यहां वैल्यू डाल दो, इनिशियल वेलोसिटी आपकी। अब u की जगह हमको यहां तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको v0 बोलना पड़ेगा, है ना। a बाई 2 और जो भी टाइम बोल रहा है वो वाला डाल दो -1। मगर इसका कंसेप्ट समझो, डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स और nth सेकेंड के बीच में फर्क क्या है, ठीक है। तो बाकी कल मैं इस चीज को और कैरी करूंगा और एग्जांपल्स लूंगा काइनेमेटिकल इक्वेशन के, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। कल टाइम पर आइएगा।